here to share my life experience. I know that this generation is more advanced than me. I know that. At my time, जब मैं क्लास 10th 11th 12th में थी, उस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन वाज नॉट सो मच इन ट्रेंड। हमें एक टीचर आते थे, हमें बोर्ड पे पढ़ाते थे, हम नॉर्मल बुक पढ़ते थे और दिस वाज ओनली द सिस्टम देन। यूट्यूब पे इतना कोई था नहीं हमें इतना कुछ बताने वाला। हम सब खुद से ही सोचते थे और जितना हमारा दिमाग हमें सजेस्ट करता था हम उस बेसिस पे ही एक्शन लेते थे। बट इन दिस जनरेशन यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग एंड यू हैव सो मेनी पीपल टू टेल। यू हैव मी हु इज शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू एंड आई होप दैट ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स देखें, क्लास 11th के स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। सो 10th के बाद क्या करना है? हम सबको बहुत कंफ्यूजन होता था, हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, मैथ्स ले, बायो ले, आर्ट्स ले, क्या करें? मेरे को भी मेरे टाइम पे बहुत था क्योंकि मैं इक्वली हर सब्जेक्ट में काफी अच्छी थी। तो लेकिन हाँ, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मुझे खुद पढ़ने का मन करता था। दैट वाज द रीजन मैंने बायोलॉजी चूज किया। दैट वाज द ओनली रीजन कि मुझे बायोलॉजी का बुक खोलने का मन करता था, तो मैंने बायोलॉजी ले लिया, ये बिना जाने कि मेरा लाइफ फ्यूचर में कैसा होगा बायोलॉजी लेने के बाद। मैं मैथ्स में भी इक्वली उस टाइम पे अच्छी थी, बट जस्ट बिकॉज मुझे बायोलॉजी का बुक खोलने का मन करता था खुद से, तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना सब्जेक्ट चूज करो, अपना फ्यूचर चूज करो, बट क्या सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज करना चाहिए? बहुत सारे, मतलब ये इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हों, या फिर उन लोगों को ज्यादा पढ़ाई नहीं करना होगा, बहुत लोगों को जॉब चाहिए होगा, जल्दी जॉब चाहिए होगा, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पीछे की एक पूरा फैमिली होगा जो कि उन पे डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे बच्चे अगर रिसर्च में आ जाएं, और हर कोई तो टॉपर नहीं होता है ना, और हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप उसी को मिलेगा जो कि यहाँ का टॉपर होगा, और जो अदर गवर्नमेंट्स के स्कॉलरशिप है उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सच है कि स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसे बच्चे जिनको की जॉब जल्दी चाहिए, जिनके पीछे की पूरा फैमिली है सस्टेन करने के लिए, जिनको ज्यादा पढ़ाई नहीं करना, उनको रिसर्च में आना चाहिए? द आंसर इज नो, नहीं आना चाहिए। मैं तुम लोग को रीजन दूंगी। देखो, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ का इन्वायरमेंट जानती हूँ, मैं इंटर्नशिप करने के लिए अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में गई हूँ, मैं आईआईएससी भी जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि आईआईएससी से बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया में कोई भी नहीं है रिसर्च का, और मुझे वहां का भी कंडीशन पता है। इसलिए आई फील लाइक मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। सो तुम अगर इंडिया में, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से, और जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, अगर ऐसा तुम्हारा कोई भी कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जान लो स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलता है, हर बच्चा टॉपर नहीं होता है। और मैक्सिमम बच्चे जो आइजर में आते हैं, वो मैंने यही देखा है कि उनका जेई में नहीं हुआ होता है, नीट में नहीं होता है, आईआईटी नहीं मिलता है, या फिर एमबीबीएस नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको कि रिसर्च में जाना होता है, इसलिए वो आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को 10 साल का पढ़ाई होता है, यहाँ पे 5 इयर्स का बीएसएमएस होता है। और अगर तुम इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग वाले नहीं हो, इकोनॉमिक्स और इंजीनियर सिर्फ आइजर भोपाल में, अदर आइजर्स में नहीं है, अगर तुम इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग वाले नहीं हो, तो फिर तुम्हारी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है। देखो, प्लेसमेंट तो तुम्हारी लग जाएगी, तुम किसी भी ब्रांच में हो, लेकिन क्या तुम वो प्लेसमेंट लोगे? क्या तुम इतने कम पैसे के लिए इतना ज्यादा काम करोगे? तुम अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स वाले मैं देखती हूँ, क्योंकि उनका पीएचडी का स्टाइपेंड प्लेसमेंट जो ऑफर करता है उससे ज्यादा होता है, तो फिर वो प्लेसमेंट क्यों लेंगे? तो यही है कि पे स्केल बहुत ही ज्यादा खराब होता है ऐसे कोर्सेज में, तो प्लेसमेंट लेना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अगर तुम चाहिए तुम्हें जॉब, तो तुम्हारी लग जाएगी, क्योंकि तुम इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम बेरोजगार तो नहीं रहोगे। बट यही है कि मैक्सिमम बच्चे पीएचडी के लिए जाते हैं इन कोर्सेज में। अब पीएचडी पे आते हैं हम लोग। तो पीएचडी इंडिया में कितनी स्टाइपेंड होती है पीएचडी की, बताओ तुम लोग? सर्च करो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि एक एग्जाम निकालोगे तब तुम्हें जेआरएफ मिलेगा, और जब जेआरएफ मिलेगा तुम्हें, तब तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा। और इंडिया में आई थिंक स्टाइपेंड है 37,000 पर मंथ और 38,000 पर मंथ जेआरएफ की स्टाइपेंड है। तो जितने भी पीएचडी होते हैं उन्हें इतना ही मिलता है। पहले पीएमआरएफ हुआ करता था, जिसमें आई थिंक 70-80 हजार पर मंथ मिलता था, बट अब पीएमआरएफ बंद हो चुका है, तो अब तुम्हें जेआरएफ ही मिलेगा, दैट इज 38,000 पर मंथ। ऑलमोस्ट तुम्हें पीएचडी में स्टाइपेंड मिलेगा। और इंसान पीएचडी कर रहा है मतलब वो बीएसएमएस कर चुका है, 5 साल की पढ़ाई उसकी हो चुकी हो, और पीएचडी 5 साल का होता है, कभी कभार 6 का हो जाता है,
वो डिपेंड्स तुम्हारा पीआई तुम्हें कब छोड़े। तो तुम सोच लो, जो बच्चा पीएचडी करता है 28 से 30 साल की उम्र रहती है उसकी, तो उस एज में तुम 38,000 पर मंथ कमा रहे हो, दैट इज वेर मिनिमम। तुम अपना खर्चा उसमें बस चला पाओगे, तुम अपने फैमिली को कैसे सस्टेन कर पाओगे, तुम बताओ 38,000 पर मंथ में? नहीं हो पाएगा। सिर्फ तुम्हारा अपना पेट भरेगा, उससे फैमिली सस्टेन नहीं हो पाएगा 38,000 पर मंथ में। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके पीछे एक पूरा परिवार है, जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्हें ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए, वो लोग रिसर्च में ना आए। देखो, एक भैया है सुमित नाग भैया का, अगर तुमने वीडियो देखा है तो वो एक्सेप्शनल है पढ़ने में। सब बच्चा एक्सेप्शनल पढ़ने में नहीं होता है। भैया एक्सेप्शनल थे पढ़ने में, और भैया काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तब भी भैया भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखो, ऐसे भी केसेस होते हैं, लेकिन तुम्हें अगर खुद पे इतना भरोसा है तो तुम डेफिनेटली चूज करो। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम लोगों के बारे में बता रही हूँ। आई नो कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलेंगे कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ मैं डिमोटिवेट, मैं तुम्हें बस रियलिटी चेक दे रही हूँ। तुम्हारे पास गूगल है, तुम सर्च कर लो सैलरी कितनी मिलती है पीएचडी वालों के, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम उतनी सैलरी में सर्वाइव कर सकते हो नहीं। अब चलो मैं फॉरेन पीएचडी पे आती हूँ। तो फॉरेन पीएचडी का स्टाइपेंड सही होता है अगर तुम इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से $60,000 इन अ ईयर बहुत होता है। लेकिन तुम वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से $60,000 ईयर का बहुत नहीं होता है। वहां के एक नॉर्मल वर्कर को भी उतना मिलता है। तो तुम अगर तुम मनी ओरिएंटेड हो तो रिसर्च में मत आओ। नहीं है रिसर्च पैसों के लिए। Disha Publications has launched an updated 5th edition of Most Expected PCM Question Bank for NTA, JEE Mains, etc. This book is authorized by Sankalp Johri. The book follows the pattern and flow of class 11th and 12th as prescribed by NCERT. A unique feature of this new edition is the inclusion of questions like statement, assertion reasoning, matching, numeric answer type questions in each chapter. The question in each chapter covers all the important concepts and applications. You can avail the combo of physics, chemistry, and mathematics from the link which I have provided in description. The book contains 30 chapters, 22 chapters, and 24 chapters in physics, chemistry, and mathematics respectively. So it will have 3,300 plus MCQs in physics, 2,500 plus MCQs in chemistry, and 2,500 plus MCQs in maths. So you'll have MCQs and NVQs with detailed solution. The solutions to questions are provided after each chapter. This book is a must for CBSE class 11th and 12th and also CUET aspirants. Separate chapters on experimental and practical skills are also included in physics and chemistry. So that's all about this book. You must go and check the link in description and buy that book. मैं अभी इंटर्नशिप के लिए गई थी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लूंगी। तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम था कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने ग्रेट इंस्टीट्यूट में भी लोगों को स्टाइपेंड टाइम पे नहीं मिल रहा था। 6-6 महीने बाद स्टाइपेंड मिलता है। तो तुम 6 महीने, वो 28 साल का बच्चा क्या अपने घर पे अपने पेरेंट्स से पैसा मांगेगा कि मुझे रूम रेंट भरना है, पैसे दे दो? क्या अच्छा लगता है इस एज में पैसा मांगना? तो रिसर्च में स्ट्रगल बहुत है। कभी कभार तुम्हें अपने पैसे से, मतलब अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा, फिर तुम्हें बाद में फंडिंग आता है गवर्नमेंट से तो तुम्हें पैसा मिल जाता है। बट रिसर्च में तुम ये मत सोचो कि तुम्हें बहुत इनकम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभार महीनों तक स्टाइपेंड नहीं आता, उसके बाद एक बार में स्टाइपेंड आता है। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे पास पैसों का दिक्कत रहेगा इस फील्ड में। तो अगर तुम मनी माइंडेड हो, मनी ओरिएंटेड हो, तुम्हारे अपने गोल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें रिसर्च में आना चाहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तुम्हें वो लेना चाहिए। अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो फिर, अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा आइजर में, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में, तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस से कर लो। सीएस मतलब डेटा साइंस अभी काफी डिमांडिंग है, तो तुम डेटा साइंस कर सकते हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं लग पा रहा तो तुम इंजीनियरिंग का जो भी अभी डिमांड में है तुम वो कर लो, उससे तुम्हारी प्लेसमेंट तो लग जाएगी, उतना स्ट्रगल नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी देखती हूँ अपने मैथ्स वाले फ्रेंड्स को, तो वो लोग कम से कम जॉब तो कर रहे हैं। भले उनका स्टार्टिंग सैलरी कम हो, बट इस एज में 22-23 के एज में वो कम से कम उनके पास जॉब तो है, और विद टाइम उनका पैकेज अच्छा ही होगा। तो और अगर तुम रिसर्च में आओगे तो तुम्हारी जॉब ही लगेगी 30 के उम्र पे। और ये मत सोचो कि लाखों में एक बार में तुम्हारा जॉब लग जाएगा। नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग में कम ही सैलरी मिलेगा। तो यही है कि तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। इस एज में ही तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से तुम कोर्स डिसाइड करो। क्योंकि वरना स्ट्रगल हो जाएगा और फिर बैक ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम जितना आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, उतना बैक ऑफ करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम बीएस इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत डिमांड में, डेटा साइंस है, तुम ये सब करो। जब अगर तुम्हें बायो में बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें जॉब चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करो, बायोटेक्नोलॉजी करो। तो इन सब से
तुम्हें जॉब लग जाएगा कम से कम। देखो मैं खुद रिसर्च की हूँ, बट अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मुझ में उतना फाइनेंशियल लोड नहीं है। मैं अगर मैं 30 की उम्र पे पीएचडी कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स खुश हैं उस डिसीजन से। और मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, मैं थोड़ी फॉर्चुनेट हूँ, मेरे पास ऐसा कोई लोड नहीं है कि आई हैव अ फैमिली टू। बट तुम लोग अपना प्रायोरिटी देख लो कि तुम्हारा जो भी कंडीशन है उस हिसाब से सोच के कोर्स चूज करो। मैं रिसर्च की हूँ तो मुझे इस एरिया का नॉलेज है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये तुम लोगों से शेयर कर दूं। तो आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तुम लोग कमेंट कर देना जिस पे भी तुम्हें वीडियो चाहिए। थैंक यू।